नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारा मॉक टेस्ट 7 है और इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हम यूपी त्रिपल जूनियर असिस्टेंट के लिए हम पढ़ा रहे हैं। जो यूपी त्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी हैं उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। 29 जून को आपका जो है एग्ज़ाम होना है। आप देखोगे एग्ज़ाम में आपको कितना बेहतर या कितना फ़ायदा इस मॉक टेस्ट से आपको मिलने वाला है। तो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर रहने वाले हैं दोस्तों। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि का उदाहरण है। देखिए, वृद्धि संधि की जो पहचान है, पहचान मैं आपको बता देता हूँ। यदि छोटा ए या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर अ आ जाएगा, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ आ जाएगा। तो ये होती है वृद्धि संधि की पहचान। बहुत आराम से आप कर सकते हो। अगर आप मतैक्य को तोड़ने के लिए जाओगे तो कैसे टूटेगा ये? मतैक्य को जब आप तोड़ने के लिए जाओगे तो मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, जो मैंने बोला है कि छोटा ए प्लस ए आया है ना, तो ये मिलकर क्या हुआ, यानी तो ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों, इसमें तो मतैक्य में वृद्धि संधि हो चुकी है। अगर हम गुण संधि की बात करें तो गुण संधि के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल देकर। जैसे अगर गुण संधि की बात करते हैं तो अगर देवेंद्र शब्द को देखते हैं, देवेंद्र, तो देवेंद्र शब्द जो है ये गुण संधि का उदाहरण है। यानी देव प्लस और जी इंद्र। तो इसमें क्या देखने को मिला, यानी इसमें ए और ई ये मिलकर क्या बने, ए बने। तो ये इनका गुण दर्शाता है। और अगर बात करी जाए यण संधि की, तो यण संधि में आप जानते ही हो भाई, जैसे यण संधि के उदाहरण की बात करें तो यद्यपि, यदि प्लस अपि और जी अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, ये यण संधि के उदाहरण होते हैं। और व्यंजन संधि को तो, व्यंजन संधि को भी आप जानते होगे। व्यंजन संधि का अगर मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, तो जैसे दिक प्लस गज, तो ये क्या हो जाएगा, दिग्गज। यानी ये कै जो है गे में बदल जाता है, तो दिग्गज। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आपके समझ में आ गया होगा मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। तो मतैक्य भाई वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? तो इसे दत्तक कहते हैं। देखिए, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। अगर पति पत्नी के जोड़े की बात करें तो उसे कहते हैं हम दंपत्ति। और अगर त्याग देने योग्य हो कोई चीज़ तो उसे त्याज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? त्याज्य। और अगर किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला हो, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला हो, उसे दत्त चित्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाले युग्म कौन सा है? तो मंदिर माने क्या होता है भाई? तो मंदिर माने देवालय होता है। देवालय क्या होता है? मंदिर माने देवालय, या पूजा घर भी हम कह देते हैं। तो यहाँ पर पूजा घर भी सही है, देवालय भी सही है। और उसके बाद मंदिरा की अगर बात करते हैं तो मंदिरा का जो अर्थ हो जाएगा वो अशुभशाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, देवालय और अशुभशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा हमारा अपेक्षा उपेक्षा। देखिए, अपेक्षा उपेक्षा जो है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का जोड़ा है। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? आस या इच्छा होता है। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? आस या इच्छा होता है। जबकि उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना या निरादर करना। उपेक्षा का अर्थ अवहेलना या निरादर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा शब्द का अर्थ क्या है? तो भाई धरती इसका अर्थ है वसुधा शब्द का। और अगर वसुधा के अन्य समानार्थी की हम बात करते हैं ना, तो भू, अचला, मेदिनी, मही, धरणी आदि जो है शब्द हैं, ये वसुधा के समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो उत्कंठित के 3 पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं इनमें।
एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अभिलाषा नहीं है। भाई अभिलाषा जो है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, जबकि इच्छुक, उत्सुक और लालायित ये उत्कंठित के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे लिखे शब्द का सही विलोम चुनिए। तो चिरंतर का सही विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो चिरंतर का सही विलोम हो जाएगा नस्वर। चिरंतर का विलोम क्या हो जाएगा? नस्वर हो जाएगा। और शाश्वत का विलोम भी क्या होता है? शाश्वत का विलोम वो भी नस्वर होता है। और जी अगर निरंतर की बात करें तो निरंतर का विलोम जो है वो कभी कभी होता है। और नैसर्गिक का विलोम जो है वो कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कै प्रत्यय है। यानी बैठ जो है ये मूल शब्द है और कै जो है ये प्रत्यय है। बैठक शब्द में कै प्रत्यय है। अगर और बात करें हम जिनमें कै प्रत्यय लगता है, तो जैसे घटक शब्द हो गया। क्या शब्द हो गया? घटक शब्द में भी घट प्लस कै, तो कै प्रत्यय हो गया। और ठंडक में, शतक में, सप्तक में एक शब्द अच्छा है ये शतक वाला। शतक में भी कै प्रत्यय है, सप्तक में भी कै प्रत्यय है। सप्तक में क्या है? सप्तक में भी कै प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, अमी का तत्सम रूप। अमी का तत्सम रूप क्या है भाई? तो अमृत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमी का तत्सम रूप अमृत हो जाएगा। बाकी अमी, अमृत, अमीय ये समानार्थी शब्द हैं। अमीय और जी अमृत और जी जो ये अमीय दे रखा है ये समानार्थी शब्द हैं। देखो तत्सम शब्दों के बारे में हम सभी को पता होनी चाहिए। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और उन्हें हिंदी में हम यूज़ करते हैं। तद्भव वो होते हैं क्या उन शब्दों में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, तो उन्हें भाई तद्भव शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चारपाई कैसा शब्द है? चारपाई कैसा शब्द है? तो भाई ये योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? योग रूढ़। देखिए योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ होता है, यानी जिनका जो अर्थ है एक विशेष अर्थ देता है। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करती हैं। जैसे पीताम्बर, जलज। आपसे पूछ लेना, मैं कुछ और भी शब्द आपको योग रूढ़ बता देता हूँ। पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चारपाई, ये शब्द कैसे हैं भाई? ये सभी योग रूढ़ शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? तो भाई इसमें कर्म कारक है। देखिए हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इस वाक्य के रेखांकित पद में कर्म कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ध्यान से सुनना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहती हैं। इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। आप जानते होंगे को विभक्ति कहाँ पर आती है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कर्म वाच्य में प्रधान होता है। कर्म वाच्य में प्रधान होता है, कौन होता है कर्म वाच्य में प्रधान? तो कर्म प्रधान होगा ना कर्म वाच्य में। देखिए कर्ता की प्रधानता कृतवाच्य में तथा भाव की प्रधानता भाववाच्य में होती है, और उसी तरीके से कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो भाई सहायता शब्द है। देखिए सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि बात करी जाए पौधा, पुस्तक तथा लड़का लिंग वचन कारक के कारण बहुवचन में भी प्रयुक्त होती हैं। जैसे पौधा का पौधे भी बन जाएगा, पुस्तक का पुस्तकों बन जाएगा, लड़का का लड़कों बन जाएगा, लेकिन सहायता का सहायतो नहीं बनेगा। सहायता सहायता ही रहेगा और ये एक वचन में ही इसका यूज़ किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द पक्षी है। देखिए पक्षी शब्द जो है पुल्लिंग है, बाकी अगर बात करी जाए शेष शब्दों की, जैसे चील और कुर्सी, राशि, ये शब्द स्त्रीलिंग है। आप यूज करोगे जैसे पक्षी उड़ गए, तो हम क्या पुल्लिंग में ही तो यूज होता है, ये पक्षी उड़ गया। और चील का क्या, चील उड़ गई, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना चील उड़ गया, बोलते हैं चील उड़ उड़ गई। कुर्सी रखी है, राशि देखी है। तो इस तरीके से हम स्त्रीलिंग में यूज होता है इन तीन शब्दों का। बाकी पक्षी जो है ये पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें भाई कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए इसमें कौन सा विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेष, कालवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ समय का बोध हो रहा है। सुबह, यहाँ समय का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर कालवाचक विशेषण है। देखिए आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, अगर ये शब्द आ जाए तो कालवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और अगर स्थानवाचक की बात करी जाए, स्थानवाचक में, तो स्थानवाचक में स्थान का बोध होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहाँ से, इधर उधर। और अगर दिशावाचक की बात करी जाए, तो दिशावाचक में तो भाई दिशा का बोध होगा, जैसे उधर, ऊपर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएं, आर पार। और रीतिवाचक में, रीतिवाचक में कौन सा होगा, प्रकार, निश्चय, कारण, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, अवधारणा जैसे शब्द जब आएंगे तो रीतिवाचक में आ जाएगा। और परिणामवाचक की अगर बात करते हैं, तो अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक, ये परिमाणवाचक में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आलसी। आलस का विशेषण आलसी होगा, जबकि आलस्य आलस शब्द का तत्सम एवं भाववाचक संज्ञा है। अगर आपसे पूछ ले ना आलस्य, तो भाई ये आलस्य शब्द अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए आलस्य, तो ये जो है तत्सम रूप है। तत्सम रूप किसका है? आलस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। वो 6 भेद हैं। और आपको पता होगा सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगर सर्वनाम के 6 भेदों की बात करें, तो वो 6 भेद कौन कौन से हैं? एक पुरुषवाचक, एक संबंधवाचक, एक निश्चयवाचक, एक प्रश्नवाचक, एक अनिश्चयवाचक और निजवाचक। देखिए अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं हम, तो उसमें मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये पुरुषवाचक में आ जाएंगे। अगर संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें, तो जो, सो। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, तो यह, वह। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें, तो कौन, क्या। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, तो कोई, कुछ। और निजवाचक सर्वनाम की बात करें, तो आप आ जाएगा इसमें। अगर कहीं पर आपको ये शब्द दिखाई देते हैं जो मैंने अभी बताए हैं, तो आप आसानी से पहचान कर सकते हो क्या किस में कौन सा सर्वनाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो इनमें से कौन सा जो है संज्ञा शब्द है? तो गंगा संज्ञा शब्द है। देखिए किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहती हैं। और संज्ञा के 5 प्रकार होती हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो आप जानते हो, जैसे राम, गंगा, पटना, ये शब्द आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि। यानी उसमें किसी नदी का जिक्र नहीं होता, मतलब किसी नदी के नाम का जिक्र नहीं होता जातिवाचक में। किसी विशेष पर्वत के नाम का जिक्र नहीं होता, किसी देश का जिक्र नहीं होता, वैसे ही कह देते हैं देश शब्द आ गया तो जातिवाचक संज्ञा है, महासागर शब्द आ गया तो जातिवाचक संज्ञा। बाकी अगर द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें, तो इसमें सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि आ जाएंगे। और समूहवाचक संज्ञा की बात करें, तो समूह
इसमें समूह की चीज़ें आ जाएंगी, जैसे टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार, यानी ये समूह में रहती हैं। और पांचवी जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा है, यानी इसमें भाव प्रदर्शित कर सकते हो, जैसे मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया आदि, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध शब्द छांटना है। तो भाई अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो व्यंग जो है ये अशुद्ध शब्द है। व्यंग जो है ये अशुद्ध शब्द है। अगर इसकी शुद्ध वर्तनी की बात करें तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? तो ये जो गै पूरा है ये आधा गै आएगा, उसके बाद में यह हो जाएगा, जैसे वै य अंग गै य। व्यंग्य शब्द जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, और व्यंग जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी उपर्युक्त, पूजनीय, महीना, ये सभी शुद्ध शब्द हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, श वर्ण किसके योग से बनता है? तो यानी सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि श वर्ण जो है ये संयुक्त व्यंजन है, और ये किसके योग से बनता है? तो आधा क और पूरा स। ऑप्शन नंबर ए, यानी आधा क प्लस पूरा स इससे बन जाएगा, या फिर अगर आप इस स को भी षटकोण वाले को आधा करना चाहते हो तो प्लस ए, यानी ये इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। इस तरीके से श वर्ण जो है ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर ये मुहावरा पूछा जाता है, गागर में सागर, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पर यहाँ पर पूछा गया गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा बिहारी। देखिए, गागर में सागर उक्ति बिहारी लाल के लिए प्रसिद्ध है, और ये रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध कवि हैं। अगर बिहारी के बारे में बात करी जाए तो बिहारी लाल भाई रीतिकाल के कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। पूछ ले बिहारी सतसई किसने लिखा तो बता दोगे आसानी से, क्योंकि इसमें बिहारी शब्द आ गया और बिहारी लाल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, गद्यांश दे रखा है। सबसे पहले तो गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि गद्यांश में क्या लिखा हुआ है। देखिए, मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नज़रिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहती हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलती हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करती हैं, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहती हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करती हैं। वे भूल जाती हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो गद्यांश हमने पढ़ा है ना, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगर आपने अच्छे से समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर लेना, पीछे हटा लेना, दोबारा से आप पढ़ लेना उसे। क्वेश्चन नंबर 22, नकारात्मक का आशय क्या है? तो नकारात्मक का आशय क्या है? निराशावाद। नकारात्मक का आशय निराशावाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये गद्यांश पे क्वेश्चन चल रहे हैं। 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पहले गद्यांश मिलेगा, फिर उसके बाद में 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसे निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहती हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करती हैं, के लिए कहा गया, यानी ये किसके लिए कहा गया है? तो भाई ये निराशा, कुंठा और प्रवंचना की जननी है, तो ये भी सही है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से गिरा, तो बिल्कुल इसके लिए कहा गया है। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं, तो बिल्कुल जो निराशावादी व्यक्ति होते हैं वो दूसरे के आनंद से भी दुखी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी वाक्य सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
आत्मिक आनंद से आशय है, तो आत्मिक आनंद से क्या आशय है? तो भाई आह्लाद। आत्मिक आनंद से क्या आशय है? आह्लाद का आशय है। देखिए, जबकि मन की मौज, उपहास, अट्टहास आत्मिक आनंद का सही अर्थ नहीं देते। अगर उपहास की बात करें, अट्टहास की बात करें, मन की मौज करें, तो ये आत्मिक आनंद से इनका ठीक प्रकार से संबंध नहीं है, यानी ये एक अच्छा अर्थ नहीं निकाले। बाकी आह्लाद जो है ये आत्मिक आनंद का बहुत ही अच्छे तरीके से अर्थ निकालता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? बहुत बार सुने होगा कि तो उसकी बहुत खुशामद कर रहा है, तो खुशामद करना जो है किस मुहावरे का अर्थ है? तो खुशामद करना भाई नखरे उठाना। नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। अगर नाक में दम करने का क्या मतलब है? तंग करना। नाक चढ़ाना घृणा व्यक्त करना, और नाको चने चबाना बहुत तंग करना, ये इनके अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो भाई इसमें अगर अलंकार की बात करें तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार। आप पढ़ो इसे दोबारा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, तो विभावना अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, दी गई पंक्तियों में रस बताइए। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो जहाँ पर ऐसी चीज़ें आ जाएं जहाँ पर आप में जोश उत्पन्न हो जाए, तो स्वतंत्रता पुकारती ऐसे शब्द आ गए, तो वीर रस है इसमें। कौन सा रस है? वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है? यह जूते अच्छे हैं, ये वाक्य में कहीं त्रुटि है, वो त्रुटि है कहाँ पर? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा यह में ही त्रुटि है। अब बता देते हैं इसमें त्रुटि कैसे है। देखो, जब वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, यानी जूते अच्छे हैं, बहुवचन का प्रयोग हो रहा है वाक्य में। जब वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है तो सर्वनाम भी बहुवचन होना चाहिए। भी सर्वनाम क्या है? यह, और यह एक वचन है, तो सर्वनाम जो है बहुवचन होना चाहिए। अतः यह के स्थान पर ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सुपुरुष में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 29 है, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो भाई सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। देखिए, सुपुरुष में कर्मधारय समास, अगर इसके विग्रह की बात करें तो सुपुरुष का अर्थ होता है सुंदर पुरुष, और वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कानून के विरुद्ध वाले को तो अवैध कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर संवैधानिक की बात करें तो संवैधानिक वो होगा जो संविधान के अधीन हो, और वैधानिक वो होगा जो विधि के अधीन हो। बाकी निरुद्ध का कोई मतलब ही नहीं है। भाई 30 क्वेश्चन हिंदी के हो चुके हैं। अब हम कर लेते हैं रीजनिंग के 15 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर कथन दे रखा है, और उसके बाद में अच्छे से देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय ले कि अनुमानों में से कौन सा कथन में अंतर नहीं था। तो कथन पढ़ो और कथन के बाद में देखते हैं क्या कहता है। कथन है, सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था। तो दोनों सलामी बल्लेबाजों में से कोई भी खेलने नहीं आया। यार ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी खेलने नहीं आया दोनों सलामी बल्लेबाजों में से, तो खेलने तो वो आए हैं, वो खेलने तो आए हैं। नियमों के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मौका देना पड़ेगा। यानी नियमों के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए
मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मौका देना पड़ेगा। तो भाई अगर वो बेहतर खेलेंगे, सलामी बल्लेबाज अच्छा खेलेंगे, तो मध्य क्रम के बल्लेबाज कोई उनसे मौका थोड़ी मांग रहे हैं, क्योंकि सेमीफाइनल का मैच है और इम्पोर्टेंट मैच है ये। यहाँ पर इनके जो है निष्कर्ष देख लेते हैं एक बार। क्योंकि वो दोनों चीज़ें तो गलत हो गई। तीसरा कह रहा है सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे, इसलिए जल्दी आउट हो गए। तो ये तो कोई चीज़ बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये तो जो निष्कर्ष है, हमारे जो कथन है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे। तो क्या अगर वो दबाव में होते तो जल्दी आउट नहीं होते? दबाव में भी तो वो आउट हो सकते थे। अगर डी की बात करें तो विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे, ये सही बात है। जो विपक्षी टीम है, देखो अब कोई टीम है, उस टीम के सलामी बल्लेबाज आउट हो गए, तो जो विपक्षी टीम है उसे ही तो सफलता मिली, यानी जो विपक्षी टीम है उसे पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों का जो तुक है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही भिन्न है, यानी कहीं से कहीं तक वो सही नहीं हो सकते तीनों जो हमारे कथन है। चौथा कथन सही है कि सलामी बल्लेबाज आउट हुए हैं तो विपक्षी टीम को फायदा हुआ, विपक्षी टीम सफल हुई है आपकी टीम के सलामी बल्लेबाजों को आउट करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी कथन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ये कथन का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बहुत अंतर नहीं है। हालांकि डीजल वाहन बहुत अधिक प्रदूषण पैदा करती हैं और मालिकों के लिए महंगे होती हैं, जिन्हें इनके रखरखाव पर बड़ी मात्रा में धन लगाना पड़ता है। तो ये कार्यवाही दे रखी है, अभी कार्यवाही पढ़ लेते हैं। सरकार को पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक नीति की घोषणा करनी चाहिए और ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं और दूसरा देख लेते हैं, कार खरीदने वालों को या तो पेट्रोल वाहन लेने चाहिए या फिर सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक बैटरी जैसी स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाले नए प्रौद्योगिकी वाहन को खरीदना चाहिए। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, पर अभी सही दोस्तों इसमें पहला भी हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो यानी ऑप्शन जो कह रहा है, तो इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक नीति की घोषणा करनी चाहिए। क्योंकि आप जो डीजल वाहन है, सरकार डीजल वाहन है, वो ऐसे तो नहीं हटा सकती कि उसने घोषणा कर दी, उसे कोई ना कोई नीति लानी पड़ेगी। जैसे अभी क्या नीति आई है, डीजल वाहन जो है या पेट्रोल वाहन जो 15 से 20 वर्ष पुराने हो जाते हैं तो स्क्रैप पॉलिसी के तहत उन्हें स्क्रैप कर दिया जाता है। तो ऐसी कोई नीति की घोषणा करनी चाहिए और ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी सरकारों ने प्रेरित करे कि आप डीजल वाहनों को प्रतिबंधित कर दो, क्योंकि उससे जो डीजल वाहन खरीद रहा है उससे भी ज़्यादा महंगा हो रहा है उसका रख रखाव रखना। दूसरा, पेट्रोल और डीजल में ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि कथन में ये बात कह रखी है। और सरकार ने दूसरे कथन में फिर दूसरी ये चीज़ कह दी ना, सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक बैटरी या पेट्रोल वाहन लेने चाहिए खरीदारों को, तो फिर कंपनियां इधर शिफ्ट हो जाएंगी ना फिर। तो हमारे दोनों जो कार्रवाई है, दोनों कार्रवाई ये अनुसरण करती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन कीजिए। प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन कीजिए। तो 56 से 57 1 बढ़ा, 57 से 61 4 बढ़ा, 61 से 70 9 बढ़ा। तो समझ में चीज़ आ गई, ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, अभी 4 का वर्ग 16। तो 70 और 16 कितने हो जाएंगे? 86। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 4 का वर्ग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न चिन्ह की जगह सही अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो कौन सा आ जाएगा? तो भाई सी डी ई एफ जी, तो एच आएगा। एच इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा शुरू में एच, तो बी तो होने का नहीं। डी ई एफ जी एच आई आएगा, इसमें ये भी नहीं आने का। एच आई, तो इनमें दोनों में एच आई दे रखा। अभी डी ई एफ जी एच आई आना चाहिए, फिर इसमें जे दे दिया, इसमें आई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी +1 +1 करते जाओगे ना, तो ये वाली जो है
क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क की जगह है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, वक्तव्य दे रखा है, सेज जर्नल और पुस्तकों दोनों का विख्यात प्रकाशक है। सेज के सभी प्रकाशन उच्च गुणवत्ता वाले हैं। अभी तर्क दे रखे हैं, तो सेज गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित करता है, सेज ने अल्पतम गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित नहीं किए। तो जो सही आंसर हो जाएगा भाई, ये दोनों हमारे तर्क जो है ये सही हो जाएंगे, क्योंकि सेज जर्नल और पुस्तकों दोनों का विख्यात प्रकाशक, यानी ये पुस्तकों दोनों का विख्यात प्रकाशक है जर्नल और पुस्तकों का, और सेज के सभी प्रकाशन उच्च गुणवत्ता के होते हैं। तो यहाँ कह रहा, यहाँ बात कही है सेज गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित करता है, तो बिल्कुल भाई गुणवत्ता वाली करता है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता के होते हैं। सेज ने अल्पतम गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित नहीं किए, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यानी अगर ऑप्शन की बात करी जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर, अभी तो तीसरा वाले भी रह गया, सेज उच्च समीक्षा द्वारा अपने प्रकाशनों को समृद्ध बनाता है। सेज जो है उच्च समीक्षा द्वारा अपने प्रकाशनों को समृद्ध बनाता है, यह भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी निष्कर्ष सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न आकृतियाँ दे रखी हैं, यहाँ पर आपको ये जो है सही आंसर बताना है। तो सही आंसर कौन सा होगा? त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज आएगा। चारों में त्रिभुज दे रखा है। अगर इसकी बात करी जाए दोस्तों, ये जो सफ़ेद त्रिभुज है काला हो गया, काला त्रिभुज सफ़ेद होगा, तो त्रिभुज आएगा सफ़ेद, तो ऑप्शन नंबर सी तो होने का नहीं। ये त्रिभुज ऊपर की तरफ है, इनकी नोक, तो त्रिभुज की नोक नीचे की तरफ होगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि नीचे की तरफ इस तरीके से नोक बनेगी। बाकी तो जो चीज़ें दे रखी हैं वो करनी ही है। क्वेश्चन नंबर 37, एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, अधिवक्ता, जौहरी, डॉक्टर और इंजीनियर हैं, किंतु इस क्रम में नहीं है। एफ जो एक मनोवैज्ञानिक है का दादा डॉक्टर है, प्रबंधक डी ने ए से शादी किया है, सी जो एक जौहरी है अधिवक्ता से शादी किया है, बी एफ और ई की माता है, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। और जी ए का व्यवसाय क्या है, यहाँ पे पूछा ए का व्यवसाय क्या है। ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन आप कॉपी पेन लेके बैठो, मैंने पीछे प्रैक्टिस सेट में भी बहुत तेरे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। तो ये क्वेश्चन का जो है आपको आंसर बताना है। जैसे जैसे ये बात कही गई है, सबसे पहले तो वो फैमिली के सदस्य हैं, और इसी तरीके से आपको रखनी है, यानी यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक आना है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को कराने लगता हूँ तो दोस्तों इस पर थोड़ा सा समय लग जाएगा। वो समय कहाँ लगेगा, क्योंकि एक परिवार के 6 सदस्य हैं और ये दे रखे हैं मनोवैज्ञानिक वगैरह, ये दे रखे हैं। यहाँ पर कह रहा है एफ जो एक मनोवैज्ञानिक है, इसका दादा डॉक्टर है, तो एफ एक मनोवैज्ञानिक है, पहली चीज़ तो ये है। तो मनोवैज्ञानिक है, इसका दादा डॉक्टर है, तो इसके पिताजी बीच में आ जाएंगे इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर दादा इसके डॉक्टर आ जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, कर लोगे। मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए का व्यवसाय क्या, तो ए का व्यवसाय डॉक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिलीप ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान की बेटी है। दिलीप तस्वीर वाली लड़की से कैसे संबंधित है? इस क्वेश्चन को भी आपको खुद से करना होगा, आराम से कर जाओगे इस क्वेश्चन को भी। तो इसका भी मैं आपको सही आंसर बता देता हूं दोस्तों। तो सही आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई 36 इंच लंबी कपड़े की पट्टी धोने के बाद सिकुड़ कर 33 इंच रह जाती है, तो पट्टी अगर 48 इंच लंबी होती तो धोने के बाद कितनी लंबी रह जाती? तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि 36 से 33 हो रही है तो 3 कम हो रही है, तो 12 का पढ़ा जा रहा है, 12 3 36, तो 12 चौक 48, तो 4 इंच कम हो जाती है 48 से, तो आराम से 44 इंच इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित खुले पासे से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता? तो भाई इसके विपरीत तो ये आ जाएगा,
और जी इसके विपरीत ये आ जाएगा और इसके विपरीत ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये 5 बिंदु दे रखे हैं और गोला दे रखा है, ये समानांतर में आ गए, तो ये तो बनने का ही नहीं। और उसने कहा क्या, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, पहला ही नहीं बनने का पासा, बाकी तीनों तो पासे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित संख्या समूहों में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कौन सी संख्या आने वाली है, 963, 63 तिया 189, 8 ने 72, 72 दूनी 144, 3 चौक 12, 12 से भाग करोगे 96, 12 अट्ठे 96, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगर आप गुणा करने की भी कोशिश करोगे तो प्रूफ हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 अट्ठे 96, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि 45 @ 23 = 14 इस तरीके से दे रखा है, यानी यहाँ पर आपको चिन्ह मानने पड़ेंगे कुछ, और फिर कह रहा है कि 55 @ 10 का अर्थ आपको बताना है क्या रहने वाला है। तो 45 @ जो ये दे रखा है ना, 45 @ 23, इसके बारे में पूछ रहा है, इसका क्या अर्थ है। तो इसको अलग अलग जोड़ लो, 4 + 5, उसके बाद में +2 + 3, 4 + 5 9, +3 और 2 5, 9 और 5 14 हो गया। तो इसी तरीके से कर लोगे, इससे भी डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं, इसको भी क्या प्रूफ करें, ऐसे इसमें लॉजिक लगेगा। तो हम 55 को कर लेते हैं, 5 + 5 + 1 + 0, तो 5 5 10 और 1 11, तो 11 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, PQRST और V एक गोल टेबल के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो इस तरीके से आप बैठा दोगे इन्हें, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। इस तरीके से बनाओ सर्कल और बैठा दो। T V के सामने बैठा है, यानी T जो है वो V के सामने बैठा है। अगर हम T को यहाँ बैठा देते हैं, कहीं भी बैठा दो यार, अब कहीं पर भी T जो है V के सामने आना चाहिए। जैसे T यहाँ बैठा दिया तो T जो है V के सामने हो गया। और अगर बात कर लेते हैं अब PS के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, PS के, तो ना तो P आया भी ना S आया, अभी इस लाइन को बाद में करेंगे। TR के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, तो T जो है, T तो आ गया, R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पहला स्थान दूसरा स्थान, TR के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, क्योंकि अब बायां यही वाला लगेगा, क्योंकि इसने ये बात कही थी टेबल के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं, ये याद रख लेना। अब R भी आ गया, PS के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, तो PS अभी नहीं आए दोस्तों। और बात कर लेते हैं जो Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, T जो है ये Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर भी है, तो Q यहाँ बैठा दो। उसके बाद में आप कर ही जाओगे, PS के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, यानी P इधर बैठा होगे या इधर बैठा होगे, PS के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो भाई आपको P यहाँ बैठाना पड़ेगा ना, S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब कह रहा है कि ये P के सामने कौन बैठा, तो P के सामने कौन बैठा है, P के सामने तो Q बैठा ना, क्योंकि हमने P बैठाया, तो P के सामने कौन बैठा है, Q बैठा है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, समझ में ना आया हो तो देख लेना दोबारा से, इस थोड़ा स्किप करके, या फिर खुद से ट्राई करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। जो रीजनिंग यार 15 क्वेश्चन है इनका, तो खुद से ट्राई कर लो। और 15 में भी मैं ये कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपको पेन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोशिश करा करो यार, पेन चलाया करो, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट का पता होता है, पर जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं ना, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो कॉन्सेप्ट का पता होते हुए भी हम चीज़ों को कर नहीं पाते, कैलकुलेशन हमें इतनी टफ लगने लगती है। तो इसलिए थोड़ी चीज़ों को करने की कोशिश किया करो। अभी क्वेश्चन नंबर 44 है, त्रिकोण विषमबाहु त्रिकोण समकोण त्रिकुट में संबंध कौन सा है। बहुत आसान है, त्रिकोण होगा, त्रिकोण में विषमबाहु त्रिकोण होगा और समकोण त्रिकोण, इस तरीके से बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, ऐसे क्वेश्चनों में तो टाइम ही नहीं लगने का। क्वेश्चन नंबर 45, मान्यता दे रखी है, स्थिति गंभीर है, तुरंत कार्रवाई संभव है, लेकिन अभी थोड़ी चीज़ छूट गई हमसे, वक्तव्य। स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है,
स्थिति पर वक्तव्य कहा गया कि स्थिति पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है। मान्यता दे रखी है स्थिति गंभीर है, तुरंत कार्यवाही संभव है। तो सही आंसर हो जाएगा स्थिति गंभीर है, स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता, क्योंकि स्थिति गंभीर है तो इसलिए तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। तुरंत कार्रवाई संभव है, तो भाई तुरंत कार्रवाई संभव है इस बारे में तो नहीं कह सकते। हो सकता है संभव हो, पर हम कह नहीं सकते कि संभव है। तो केवल निष्कर्ष एक सही है हमारा। ये क्वेश्चन भी भाई रीजनिंग के हो चुके हैं। अब जीएस के क्वेश्चन कर लेते हैं 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम में बैठे होगे, पता चल गया होगा। लोथल ही एकमात्र बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये कहाँ पर था? गुजरात में था। कहाँ पर था भाई? ये गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। घटोत्कच जिसने 280 से 320 में राज किया किस साम्राज्य का राजा था? तो घटोत्कच जो था किस साम्राज्य का राजा था? तो गुप्त साम्राज्य का राजा था। किसका था? गुप्त साम्राज्य का। देखो अगर इसकी बात करी जाए ना, गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो श्रीगुप्त को माना जाता है संस्थापक। पर श्रीगुप्त के बाद आए थे घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद जो आए थे वो आए थे, कौन आए थे? चंद्रगुप्त। कौन आए थे भाई? चंद्रगुप्त आए थे। चंद्रगुप्त के समय से ही चीज़ें जो है इतने ज़्यादा मतलब आई थी। घटोत्कच का इतना ज़्यादा नाम नहीं मिलता है। अगर इनके बारे में और बात करी जाए क्वेश्चन के, तो भाई देखो ये किसका पुत्र था? घटोत्कच तो श्रीगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? श्रीगुप्त का पुत्र था। अगर आपसे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक पूछ लेता है ना, तो वो श्रीगुप्त आ जाएगा। पहली चीज़ तो यह है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? भाई 47वें क्वेश्चन को आप समझ गए होगे, मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप नहीं समझे होगे। इसने पूछा है घटोत्कच के बारे में। इन्होंने इस चीज़ को तो छोड़ दो क्योंकि इससे मतलब नहीं था, उससे था घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था। 4 साम्राज्य दे रखे थे, गुप्त साम्राज्य, शुंग साम्राज्य, कण्व साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। तो ये गुप्त साम्राज्य के राजा थे। अगर पूछ ले क्या गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो श्रीगुप्त थे। कौन थे भाई? वो श्रीगुप्त थे। समझ गए होगे अब तो बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 48, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो मैडम ब्लावत्स्की थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है ये, मतलब इंटरनेशनल लेवल की, और जो ब्लावत्स्की थी वो इसके संस्थापक थी। अब बात कर लेते हैं, देखो इसकी स्थापना कब हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की? तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1875 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी भाई? न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। और अगर बात कर ली जाए भारत में इसका जो मुख्यालय कब स्थापित किया गया, तो भारत में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था, और वो भी कहाँ पर? मद्रास में। कहाँ पर किया गया था? मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय किसके कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? तो रिपन के दौरान। देखो रिपन जो है ये इनका जो मतलब भारत में रहे तो 1880 से 84 तक रहे थे। ये कब से कब तक? 1880 से 84 तक रहे थे। और रिपन ने बहुत ही अच्छे काम किए भारत को लेकर के, यानी कि ये जो इल्बर्ट बिल विवाद आया था इनके समय में ही आया था, और इस वजह से इन्हें हटाया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद में आप जानते होंगे इसमें यह था कि अंग्रेज़ों के भी जो मुकदमे सुनने का अधिकार था वो भारतीय जजों को मिला था उसमें। तो इससे अंग्रेज़ लोग नाराज़ थे, तो इस वजह से इन्हें वापस इंग्लैंड बुला लिया गया था। तो रिपन ने ही 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया था। अब 1878 में कौन लेके आया था इस प्रेस एक्ट को? कौन लाया था? तो लिटन लेके आया था। देखो लिटन का जो कार्यकाल रहा था वो 1876 से और 1880 तक रहा था, और ये लिटन लेके आया था इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। लेकिन समाप्त किसने किया था? तो रिपन ने किया था। रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884 तक। अब आप देख सकते हो भाई दोनों ने ही ऐसे काम किए। लिटन ने इतने बेकार काम किए कि वो भी 4 साल रहा भारत में,
और रिपन ने भी इतने अच्छे काम किए कि वो भी 4 साल रहा भारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो भाई ऊंचाई इसकी 7816 मीटर है। ऊंचाई पूछी नहीं जाएगी। नंदा देवी चोटी के बारे में हमें पता होनी चाहिए, ये किस राज्य में? उत्तराखंड में। अगर हिमालय की बात करें तो ये कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, नंदा देवी चोटी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर बहती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा नंदी नदी। देखिए ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है तिरुट्टनी, यहाँ से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नंदी नदी बहती है। और अगर बात करी जाए तिरुट्टनी मंदिर की, ये एक मंदिर है तिरुट्टनी मुरुगन मंदिर, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो नदी का भी इस नंदी नदी का भी संबंध कहाँ से हो गया? तमिलनाडु से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो सही आंसर हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। कौन बने थे भाई? अम्मू स्वामीनाथन। देखिए 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य अम्मू स्वामीनाथन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित भाग 2 है। और अगर भाग 6 की बात कर लेते हैं हम, तो भाग 6 में राज्य से संबंधित प्रावधान है। और अगर भाग 8 की बात कर लेते हैं तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। और भाग अगर 12 की बात कर लेते हैं तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शून्यकाल कहा जाता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? तो सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? तो कौन सी इनमें से एक भारतीय भाषा नहीं है? तो सिख जो है ये भाई भारतीय भाषा नहीं है। भारतीय भाषाओं की बात करी जाए तो वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थीं? तो 14 भाषाएं थीं। लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। अगर हम 22 भाषाओं के बारे में बात करने लगें तो उसमें सिख भाषा जो है ये नहीं आती है। बाकी सिंधी, कन्नड़, कोंकणी ये तीनों आती हैं। और इनके अलावा 19 भाषाएं और हैं। अगर एक बार बताएं तो जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ये 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में आती हैं। और अगर भाषाओं की बात कर ली जाए तो किस अनुसूची में है? तो ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम। देखो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे 14 भाषाएं थी तो सबसे पहले कौन सी भाषा जुड़ी थी? 15वें नंबर पर कौन सी भाषा जुड़ी थी? तो 15वें नंबर पर सिंधी भाषा जुड़ी थी। और ये कब जोड़ी गई थी? तो 1967 में जोड़ी गई थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा ये भाषा जोड़ी गई थी। और अगर बात कर ली जाए 1992 में, तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। बहुत आसान तरीका है, आप याद कर लोगे। यानी इसकी ट्रिक है मक्खन। मणिपुरी,
कोंकणी और नेपाली ये भाषाएं जो है हमारी जोड़ी गई थी 1992 में 71वें संशोधन के द्वारा। उसके बाद में जो संशोधन हुआ हमारा, वो संशोधन हुआ था 2003 में, और वो संशोधन था 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई थी, और जिसमें मैथिली और संथाली, डोगरी एवं बोडो था। कौन सी? मैथिली, संथाली और डोगो और जी बोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? राष्ट्रीय आय के लिए इनमें से किसका अधिकतम योगदान है? तो सेवा का जो है अधिकतम योगदान है। अब सेवा क्षेत्र में क्या चीज़ें आ जाती हैं? दूर संचार आ जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष यान, मैपिंग से लेकर रेलवे, रोडवेज, बंदरगाह आदि, ये सब जो हैं ये सेवा क्षेत्र ही तो हैं। तो देश की जो है अगर राष्ट्रीय आय के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान इन चीज़ों का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? तो कृषि। कृषि जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? तो सहायक प्रगामी कर होगी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। प्रतिगामी नहीं होगी, प्रगामी कर होगी। कौन सी कर होगी भाई? प्रगामी कर होगी। देखिए, आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक प्रगामी कर होता है, और प्रगामी कर कराधान की वह विधि है जिसमें कर योग्य राशि कम होने पर कर की दर कम हो जाती है और कर योग्य राशि के बढ़ने पर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, द विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 61, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? तो जादुई पिटारा। तो ये तो क्वेश्चन करंट का था, ये क्वेश्चन तो उम्मीद है नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। यूपी त्रिपल एससी ने जो क्वेश्चन पूछे, मैंने अपने पास से क्वेश्चन नहीं बनाए, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। तो यूपी त्रिपल एससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं हर बार ही। क्वेश्चन नंबर 62, फरवरी 2023 में घोषित मिस्टी योजना किससे संबंधित है? तो ये भी भाई मैंग्रोव से संबंधित है, मिस्टी। पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने ना ये, तो भाई आप कर जाओगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो, क्योंकि करंट अफेयर का तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया 2 साल 3 साल पहला तो भाई क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि वैकेंसी तो ये 2023 की है ना, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट। तो मेरा तो मानना ये है कि ये 2023 का अगर करंट अफेयर के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन पर अच्छे से और भी फोकस करना चाहिए आपको। तो मिस्टी योजना किससे? मैंग्रोव से। आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना, 2023 में घोषित नहीं पूछेगा सर, वो पूछ लेगा मिस्टी योजना किससे संबंधित है, तो मैंग्रोव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, PM प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई, इसका उद्देश्य क्या था? तो PM प्रणाम योजना की घोषणा जो हुई है फरवरी 2023 में हुई है। हम इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 65, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? ABK प्रसाद को। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं दोस्तों, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। अब 66वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 66वां क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है, एक
इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। आपको पता होगा 0 1 पे ही चलती है सारे जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। यहीं पे वो अपने, जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो, अपना नाम लिख रहे हो, तो उसके पास ये नहीं जा रहे कि अल्फ़ाबेट लिखे हुए जा रहे होंगे, वो 0 और 1 के रूप में ही जाती हैं चीज़ें कंप्यूटर के पास, उन्हें वो समझता है और आपको आपकी भाषा में प्रोवाइड करा देता है। क्वेश्चन नंबर 67, पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पर्सनल कंप्यूटर का क्या एक भाग नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप अपने घर में रखते हो। सीपीयू होता है भाई, रैम रोम और यूएसबी। तो यूएसबी नहीं होता, यूएसबी तो अलग से लगाते हो ना, यूएसबी ड्राइव जो होती है उसे आप अलग से लगा सकते हो। बाकी रोम रैम और सीपीयू का होना ज़रूरी है पीसी में। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा के निकटतम पड़ोसी, यानी के नियरेस्ट नेबर, ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं भाई, इनको रट ही लेना आप। सही बता रहा हूँ, जो समझ में ना आए ना उन्हें रट लेना, क्योंकि अच्छा कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यूपी तरबला से कंप्यूटर बहुत अच्छा पूछ रही है इस साल में। तो बाकी साल का तो नहीं पता, पर इस साल में इसने कंप्यूटर बहुत अच्छा पूछा। क्वेश्चन नंबर 69, लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, के नियरेस्ट नेबर, बहुत ही बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो याद ना भी हो रहे हो ना, उन्हें भी भाई रट लेना आप, क्योंकि 15 क्वेश्चन में से मैं तो ये कह रहा हूँ ना, पढ़ने के बाद भी अगर 10 क्वेश्चन भी कर लिए ना कंप्यूटर के, तो मैं तो ये मानूंगा आपने कंप्यूटर में मेहनत की थी। वरना कंप्यूटर में हालत ख़राब हो जाएगी जो कंप्यूटर पढ़ के नहीं जाएंगे ना भाई। अगर उन्होंने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया ना कंप्यूटर के, तो नेगेटिव में मार्क्स जाएंगे उनके कंप्यूटर वाले पोर्शन में। ये याद रखना, बहुत ही अच्छा कंप्यूटर पूछा जाएगा, और 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर मानता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 70, एक समर्पित कंप्यूटर। तो एक समर्पित कंप्यूटर क्या होता है? क्या एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य है? ए डेडिकेटेड कंप्यूटर, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? ये वेट वेयर के बारे में पूछ लिया। तो अब वेट वेयर है, ये तो बहुत ही अच्छा शब्द है, ऐसा शब्द पूछ सकता है वो। तो भाई वेट वेयर का क्या अर्थ होता है? वो होता है ह्यूमन ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी, यानी मानव मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 72, VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? देखो, जो फाइलें होती हैं, जैसे वर्ड की फाइलें हो गई, एक्सेल की फाइलें हो गई, पावर पॉइंट में आप कुछ बनाते हो, उसे सेव करते हो, तो उसके पीछे लिखा हुआ आता है। जैसे वर्ड की फाइल है तो .xlsx हो जाएगा, तो इस समय ये जांच पड़ जाती है कि ये हमारी वर्ड की फाइल है। अगर एक्सेल की है तो एक्सेल के बारे में लिखा हुआ होगा। तो ऐसे पूछा VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो भाई इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, .WRL। क्वेश्चन नंबर 73, EVM चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन भाई ई का अर्थ पूछ लिया इन्होंने, तो यूरोपीय होता है। क्या होता है EVM चिप कार्ड में? ई का अर्थ यूरोपीय। क्वेश्चन नंबर 74, MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज़ क्या है? तो वो है Ctrl+Alt+F। क्वेश्चन नंबर 75, शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है भाई? सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए नहीं, कॉपी करने के लिए नहीं किया जाता, वो तो Ctrl+C से होता है। ये तो काटने के लिए होता है, कट करने के लिए। अभी ऑप्शन देख लेते हैं। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा नहीं, पेस्ट करने के लिए भी नहीं होता, वो Ctrl+V होता है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए होता है ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता देता हूँ ये शॉर्टकट की, जैसे Ctrl+C कॉपी करेगा, Ctrl+V पेस्ट करेगा, Ctrl+X कट करेगा, जो आपने सेलेक्ट कर लिया उसे कट कर देगा।
और जो कट किया उसे कहीं पेस्ट भी कर सकते हो आप Ctrl+V से। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्पेस लेफ्ट इन वन साइड फॉर सेविंग एंड ब्लाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी। सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 77, जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित होता है, तो वो कहाँ पर होता है? टाइटल बार में, फॉर्मूला बार में, सेल में या मेनू बार में? तो भाई ऐसे क्वेश्चन पे अगर आप फंसे भी होगे कहीं तो आप यहाँ फंसे होगे टाइटल बार में और मेनू बार में, बाकी फॉर्मूला बार में नहीं होगा, सेल में नहीं होगा और भाई मेनू बार में भी नहीं होगा। अगर आप थोड़ा भी एक्सेल आपने कभी देखा होगा, पर कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं ऐसी जगह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाइटल बार में। टाइटल बार में ही होगा ना, नाम प्रदर्शित टाइटल फाइल का, तो टाइटल बार में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है अपना? निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? तो इंटरनेट बैंकिंग का कौन सा इनमें से एक लाभ नहीं है? तो ब्याज की उच्च दर प्राप्त करने है, तो भाई इंटरनेट से संबंधित नहीं है। बिलों का भुगतान कर सकते हो, धन का सक्रिय हस्तांतरण करना, ट्रांसफ़र फंड यानी ट्रांसफ़र कर सकते हो बिल्कुल। व्यू अकाउंट स्टेटमेंट, तो ये भी हो सकता है। बाकी रेट वेट इंटरेस्ट का यानी ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना, ये इंटरनेट बैंकिंग से कहाँ संबंधित है? ये तो तुम्हारी खुद की बैंक होगी, खुद आप दर बढ़ाओगे, दर के बारे में बातचीत करोगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, कि इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 79, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये बेल लैब्स के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है ये? यानी बेसिकली OCR के बारे में पूछा है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होती है। और ये क्या करता है और किस चीज़ का ये उदाहरण है? तो ये भाई इनपुट यूनिट है। क्या है ये? इनपुट यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अब उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं, जो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो वो भाई कानपुर में अवस्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, एक तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और दूसरा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा 2008 में दे दिया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किसे कहते हैं? IIT को। आप समझ रहे होगे, ये हिंदी में लिख दिया इन्होंने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो उत्तर प्रदेश में 2 हैं, एक तो कानपुर में है, IIT कानपुर आपने नाम सुना होगा। बाकी अगर जैसे कहा गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भी 2008 में जो है IIT का दर्जा दे दिया गया है उसे भी। क्वेश्चन नंबर 82, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले व्यक्ति निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम पूछा है। क्या पूछा? अवरोही क्रम पूछा है। तो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में, फिर कानपुर में, फिर औरैया में, फिर इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? तो वो स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था 18 जून 2001 को। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे सरोजिनी नायडू, जो 1947 से 1949 तक रही थी। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ जनजातियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ जनपद दे रखे हैं, तो कौन सा जो है सही नहीं है? तो देखिए भोटिया की बात करें
तो भोटिया बाराबंकी इससे संबंधित नहीं है, ये संबंधित है गढ़वाल से। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा पहली चीज़। तो इसने भोटिया बाराबंकी कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा है इसने, तो बुक्सा हो जाएगा बिजनौर। ये भी नहीं है, भोटिया गढ़वाल से संबंधित है, सॉरी गढ़वाल से। बाकी राजी गोरखपुर से नहीं है, राजी कुशीनगर से और नैनीताल से है। थारू की बात करें तो थारू बांदा से नहीं है, ये उत्तराखंड से। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बुक्सा जो है ये बिजनौर में पाई जाती है जनजाति। क्वेश्चन नंबर 88, गोदान किसके द्वारा? यार गोदान तो बहुत बार पढ़ा, ये उपन्यास है और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। इनकी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, कितनी बेहतर ये कहानियाँ लिखते थे, कितने बेहतर इनके उपन्यास हैं लिखे हुए। जैसे अगर इनकी कुछ कृतियों की बात करें तो सेवा सदन, प्रेम आश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका उपन्यास था जो अपूर्ण रह गया था, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी जब ये इस उपन्यास को लिख रहे थे। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि ये सभी कृतियाँ थी। बहुत ही अच्छे ये राइटर थे, बहुत ही बेहतरीन कहानीकार एंड उपन्यासकार थे ये जो मुंशी प्रेमचंद थे। इनकी कहानियों को अगर आप पढ़ोगे तो आपके दिल को छूती हुई वो कहानियाँ चली जाएंगी, इतनी बेहतर कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 89, जैसे आपने हीरा मोती की कहानी पढ़ी होगी, दो बैलों की कहानी, हमने शायद वो चौथी क्लास में पढ़ी थी, कक्षा 4 में। बहुत अच्छी कहानी लगी थी, वो दिल को छू जाती है कहानी। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो आंखें होती हैं ना भाई, उनमें नमी आ जाती है मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हुए। इतनी बेहतर तरीके से वो कहानियाँ लिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो मेहंदी ने नहीं दिया था। किसने भाई? मेहंदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो पारसी धर्म के अनुयायी जो है उत्तर प्रदेश में इन 4 धर्मों में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। क्वेश्चन नंबर 91, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो भाई शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कालिंजर। देखिए कालिंजर की यहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी, मतलब ऐसा किसी ने मारा नहीं था उनको, पर वो एक बारूद के ढेर में आग लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1545 में ये इनका अभियान था। और ये ऐसा नहीं है ये हार गए थे, उस अभियान को जीत भी गए थे, विजय अभियान। और आपको पता भी होगा 1540 में क्या किया था शेरशाह और हुमायूं के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो उसमें भी शेरशाह विजयी रहा था और वो युद्ध कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और उस युद्ध के बाद में कन्नौज के युद्ध 1540 के बाद में जो हुमायूं है उसे भारत छोड़ना पड़ गया था। और वो दोबारा कब आया था हुमायूं भारत में? तो फिर आया था वो 1555 में, उसने वापसी करी थी भारत में। और किससे युद्ध लड़ा था ये आपको बताना है, किससे युद्ध लड़ा था, कौन सा युद्ध लड़ा था। मैंने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में 1555 वाली जो घटना है ये बता रखी है। अगर आप क्लास को कंसिस्टेंसी से देखते हो तो आप ज़रूर बताओगे, और नहीं देखते तो भाई नहीं बताओगे। क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। तो ये आप समझ पा रहे होगे ये क्या दे रखी हैं। ये हवाई अड्डे दे रखी हैं, बमरोली, चकेरी, हिंडन, फुर्सतगंज। और ये नगर दे रखी हैं। तो बमरोली कहाँ पर है, चकेरी कहाँ पर है, हिंडन कहाँ पर है, फुर्सतगंज कहाँ पर है? तो मिलान यहाँ पर करने, तो फुर्सतगंज जो रायबरेली से संबंधित हो गया। अगर हिंडन की बात करें तो ये गाजियाबाद से संबंधित हो गया। और बमरोली की बात करें तो ये इलाहाबाद से हो गया। और चकेरी की बात करें तो ये कानपुर से हो गया। तो इस तरीके से यानी पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, ये भी मिलान करने, नाभिक के शक्ति केंद्र और राज्य दे रखे हैं। कोटा, यार कोटा तो आप जानते होगे राजस्थान हो जाएगा। पर पूछा जाता, एक तो नरोरा बहुत पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो ये उत्तर प्रदेश में नरोरा जो है। अगर तारापुर की बात करी जाए ना, तारापुर कहाँ पर है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और काकरापार गुजरात में। और एक कैगा भी पूछा जाता है। कैगा कहाँ का? कर्नाटक का। देखो कैगा कर्नाटक, काकरापार
ये कहाँ पर है? काकरापार गुजरात में और तारापुर महाराष्ट्र में। आप एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे ये। तो कौन सा हो जाएगा? पहले का चौथा और जी दूसरे का तीसरा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, यानी पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो किस में स्थित है? नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाई ये लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा है? तो वो रामगंगा बांध है। कौन सा बांध है भाई? रामगंगा बांध है। और रामगंगा बांध का निर्माण तो 1978 में हुआ था, पर हमें ये याद करना है कि ये किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर स्थित है। और किस जनपद में है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का हम जीके पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए किस जनपद में। तो बिजनौर में है। बिजनौर के धामपुर में ये पड़ता है रामगंगा बांध जो है। और ये सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश राज्य का। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो वो गोकुल बैराज परियोजना। यार ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, गोकुल बैराज परियोजना। और मैं आपको बता दूं, ये जो है ना गोकुल बैराज परियोजना, ये कहाँ पर पड़ती है? एक तो ये है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना, दूसरा ये कहाँ पर है? मथुरा में है गोकुल बैराज परियोजना जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये याद रख लेना। गोकुल बैराज परियोजना पूछ लेता है कि कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए भाई। भूल मत जाना गोकुल बैराज परियोजना मथुरा से है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है किसी न किसी एग्जाम में। यानी मिलान करने को आया था उसमें, तो ये पूछा था कि 4 डैम दे रखे थे और 4 डैम में से एक डैम यूपी का नहीं था, तो वो कौन सा नहीं था? तो उसमें गोकुल बैराज परियोजना भी था। तो गोकुल बैराज परियोजना था, और भी 2 डैम और थे जो यूपी के थे। एक डैम था जो पटना का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, तो उसमें हमें डिफरेंट मतलब जो वो लगाना था जो यूपी का नहीं था, तो पटना वाला लगाना था। तो देखो वही लगा सकता हूँ उन चीज़ों को तो जिसने पढ़ रखी हो डैम। अब मैं इस वजह से बता रहा हूँ गोकुल बैराज परियोजना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो वैसे पूछ लेगा ये जनरली सेंस में, दूसरा पूछ सकता है कि पेयजल परियोजना आई है गोकुल बैराज परियोजना, तो इस सेंस में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति। यार काला नमक ये धान की प्रजाति है, और ये सिद्धार्थनगर का चावल है, और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। भाई इसे जीआई टैग मिला हुआ सिद्धार्थनगर का चावल है ये। और आपने करंट अफेयर में ये पढ़ रखा होगा ज़रूर, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। यार खरीफ फसलों में वो होती हैं जो चावल के आसपास की फसलें बोई जाती हैं। रबी में तो गेहूं के आसपास की फसलें हो गई, और जायद में तो पलेज वगैरह होती है, जैसे लौकी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये हो जाती हैं जायद में। खरीफ में आ जाती है धान वगैरह आ जाते हैं, उड़द वगैरह आ जाते हैं। तो ये किस समय बोई जाती हैं? तो भाई जून जुलाई में बोई जाती हैं। अक्टूबर दिसंबर के दौरान तो रबी की फसलें बोई जाती हैं, और जनवरी फरवरी के दौरान बोई जाती हैं जायद की। अप्रैल मई के दौरान कुछ नहीं बोया जाता। जून जुलाई के दौरान बोई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। और अगर खरीफ की फसलों की बात कर ली जाए तो ज्वार, बाजरा, धान ये मुख्य फसलें हैं। यानी और भी फसलें होती हैं, पर प्रमुख फसलें यही हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास में कुछ कमी लगती है तो बता दिया करें। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है, सरकारी एकेडमी ऑफिशियल करके। और अगर वहाँ से नहीं पहुँच सकते तो टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं सरकारी एकेडमी ऑफिशियल करके, तो वहाँ पर भी आप पहुँच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर।
देखिए 29 जून को आपको आपका जो है एग्ज़ाम होना है। आप महसूस करोगे क्या कितना बेहतर रहा, कितना बेहतर आपको कंटेंट ये मिला है। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते रहे, इसी तरीके से कंसिस्टेंसी बनाकर ये जो मॉक टेस्ट हमारे चल रहे हैं इन्हें कंटिन्यू लेते रहे, तो उम्मीद है ज़रूर आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। मैं एक चीज़ और आपको इसके साथ ही कह देता हूँ दोस्तों, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा बट फिर भी आप जो है टाइपिंग करते रहना कंप्यूटर की, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होनी है इसमें, तो उसकी टाइपिंग करते रहना थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इसमें टाइपिंग में ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं। बस इतना ही था क्लास में। क्लास कैसी लगती है आपको, मर्ज़ी, आप चाहो तो बता भी सकते हो, कुछ कमी लगती है तो भी बता देना, कोशिश करेंगे वो सुधारने की। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।